Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। तो फटाफट हम क्या करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो चलो बच्चों, हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ। एक्चुअली में प्लांट ग्रोथ होती क्या है ये हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले याद रखना कि ये परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बल्क में, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से सिंपल अगर मैं बोलूं कि उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर्म चेंज होना मतलब हम बचपन में कैसे थे, बड़े होने के बाद कैसे हो जाते हैं, है ना। बचपन में एकदम क्यूट से होते हैं, बड़े होने के बाद ऐसे दाढ़ी मूंछ आ जाती है। फीमेल्स होंगी तो बड़े होने के बाद कुछ बहुत डिफरेंट दिखती है। बचपन में हम लोग सब अलग दिखते हैं, बड़े होने के बाद हम लोग सब अलग दिखते हैं। सेम टाइप से एक छोटा पपी लेके आते हैं हम लोग, वो बड़ा कुछ और ज्यादा अलग दिखता है। तो ये होती है बच्चों ग्रोथ, जिसकी वजह से जो कि एक परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बल्क मटेरियल में, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। दो टाइप की ग्रोथ होती है बच्चों, एक तो क्वालिटेटिव होती है और दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। अब क्वांटिटेटिव ग्रोथ में क्या ध्यान रखना है आप लोग ने, लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, बॉडी मास, ड्राई वेट, सेल नंबर। जब भी इन चीजों की बात होगी, सेल नंबर की बात होगी, नंबर्स में बात होगी, तो इसको कहा जाएगा क्वांटिटेटिव ग्रोथ। क्या कहा जाएगा, क्वांटिटेटिव ग्रोथ। और क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है बच्चों, जब भी नेचर ग्रोथ का अलग होगा तब इसको क्वांटिटेटिव ग्रोथ इसको कहा जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ने याद रखनी है। फिर इसके बाद याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलना है बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि बहुत ही एकदम संक्षिप्त में मैंने आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट्स बनाए, बोल रहा हूं नोट्स बनाए बच्चों, ठीक है, याद रखना है। अब ग्रोथ के फेजेस याद रखने हैं मेरे बच्चों। क्या याद रखना है, ग्रोथ के फेजेस। तो सबसे पहला याद रखो फेज ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा फेज होता है सेल ऑफ इलोंगेशन, और लास्ट में होता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। क्या, फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। ये 3 फेजेस बहुत अच्छे से, कितने, 3 फेजेस बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो पहला फेज ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा फेज ऑफ सेल इलोंगेशन, और लास्ट का फेज है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। फेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये माइटोटिक डिवीजन से गुजरते रहता है। अब यहां पे सेल की ग्रोथ का रेट जो होगा ना बच्चों, ये बहुत स्लो होगा, लेकिन यहां पे सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन बहुत फास्ट होते रहता है। इस वजह से सेल को अपने नंबर्स बढ़ाने हैं। जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, फिर से ग्रो होगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसा चलता है इस फेज में, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या आएगा बच्चा, आगे आएगा फेज ऑफ सेल एलोंगेशन, है ना, फेज ऑफ सेल एलोंगेशन। तो सेल एलोंगेशन में सेल बहुत ज्यादा वैक्यूलेटेड हो जाता है, मतलब सेल के अंदर वैक्यूल्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स बराबर से स्टोर कर सकता है। फिर ऑस्मोटिकली सेल हमारा बहुत एक्टिव हो जाएगा, एकदम मतलब हाइपर एक्टिव, है ना। एज अ बॉक्सर प्लेयर कितना एक्टिव रहता है, जिप, है ना। फिर एक पंच, जैब, फिर बाद में नहीं, इसको आई थिंक हुक बोलते हैं, जैब हुक, जैब हुक। तो जाए वो जाने दो, वो बॉक्सर्स पे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सेल एकदम हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एकदम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बिंग, है ना, यो जबरदस्त। उसके बाद सेल टर्जिड हो जाएगा, बिकॉज वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद सेल जो है बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, है ना, बड़ा एकदम जबरदस्त पावरफुल हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यू मटेरियल सेल में सिंथेसाइज होंगे, ग्रोथ जो है ये भंग एक्सेलरेट हो जाएगी, जूम एक्सेलरेट। उसके बाद लॉग फेज, इसीलिए इसको कहा जाता है, देखो बच्चों, ये सेल इसने खा लिया खाना खाने के बाद इसका साइज बढ़ गया, और साइज बढ़ने से और इसका साइज बढ़ गया, क्योंकि और ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका साइज बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद फेज ऑफ सेल मैचुरेशन, हमारा निकम्मा सेल जब कुछ बन जाएगा, जब कोई फंक्शन अचीव कर लेगा, तब इसको बोलेंगे हम लोग ये हो गया मैच्योर। कैसा हो गया, मैच्योर हो गया है, ठीक है। याद रखना है भाई, सेल अटेन सर्टेन फंक्शन, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेल में बहुत चेंजेस आते हैं। स्टेम सेल अगर न्यूरॉन बन गया तो न्यूरॉन कैसा दिखता है, अलग दिखता है। स्टेम सेल कैसा दिखता है, अलग दिखता है। तो ये होता है बच्चा सेल मैचुरेशन। बहुत अच्छे से याद रखो मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखो। उसके बाद
उसके बाद क्या देखेंगे मेरे बच्चों? अब देखना है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। क्या देखना है? कंडीशंस फॉर ग्रोथ। वी हैव टू सी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। लेट्स सी क्या क्या चाहिए हमारे सेल को, क्योंकि वो ग्रो करेगा, है ना? क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद पॉरी करेगा। लेकिन पॉरी नहीं करना है उसको, याद रखना है भाई, वाटर चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो मेरा भाई पानी है ना, पानी नहीं रहेगा तो कहानी मिट जाएगी। कहानी के लिए पानी चाहिए, और पानी के लिए कहानी बनाना जरूरी है ना? याद रखना है न्यूट्रिएंट सप्लाई, है ना? क्या? न्यूट्रिएंट सप्लाई, व्हाट यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड, न्यूट्रिएंट सप्लाई आपके प्लांट्स को बहुत अच्छे से देना है। फिर उसके बाद टेम्परेचर। देखो बच्चों, ये मोस्ट ऑफ द टाइम अंग्रेजों ने ढूंढ के निकाला है बुक्स में, इसीलिए थोड़ा अंग्रेजी मारने की नाकाम कोशिश करेंगे हम लोग भी, ठीक है? टेम्परेचर, व्हाट इज रिक्वायर्ड? टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बिकॉज a good and optimum temperature leads to better growth. Are you getting it? अरे भैया, बाबू भैया एक चीज बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई ठीक से अपने पौधे को बढ़ाने का है ना, तो ठीक से क्या करने का, उसको ठीक से टेम्परेचर देने का। अगर टेम्परेचर सीधा नहीं रहेगा ना तो ग्रोथ कहां से करेगा रे? ये पौधे का स्टाइल है, उसका ही स्टाइल फॉलो करो, इधर उधर का स्टाइल मत बताओ, ठीक है? फिर कार्बन और नाइट्रोजन भी चाहिए, कार्बन और नाइट्रोजन भी चाहिए, और ये कार्बन और नाइट्रोजन हमारे प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। अगर ठीक से समझ में आ रहा हो तो बताओ बच्चों, ठीक से समझ में आ रहा हो तो बताओ, कमेंट बॉक्स में जाओ, जबरदस्त कमेंट्स कर दो कि नहीं सर जबरदस्त समझ गया है। और अगर कमेंट्स में कुछ चीज नहीं समझी है तो डायरेक्ट बोलो सर दिस पॉइंट नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो सर कमिंग, सर एक्सप्लेनिंग, यू गेटिंग, बेस्ट होइंग इन द एग्जाम, कीप इन माइंड। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट एंड हॉर्मोन्स। लाइट की इंटेंसिटी भी बच्चों मेरे उतनी ही रोल प्ले करती है जितना हमारे हॉर्मोन्स रोल प्ले करते हैं। अगर लाइट प्रॉपर नहीं रहा तो सब बेकार हो जाएगा, याद रखो सब बेकार हो जाएगा अगर लाइट प्रॉपर नहीं रहेगा तो। समझे ना? कमेंट बॉक्स में जाके बता देना अगर कोई चीज नहीं समझी हो तो, ठीक है? और सब अच्छा लग रहा है ना भाई, दबा के लाइक ठोक दो, शेयर कर दो सबके साथ। बड़े लाइट वे में पूरा बोर्ड का खत्म कर रहे हैं बच्चों अपन, ठीक है? याद रख लो भाई बहुत अच्छे से। अब देखते हैं आगे, प्लीज कहीं ना भागे, अंत तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि आगे आगे है मजे। अब याद रखना है बच्चों, पानी कैसे काम करेगा। एसेंशियल होता है प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। भाई हम 90% पानी से बने ना यार, मतलब 90% हमारे सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पानी होता है। वैसे तो हम 70% से बने हैं, लेकिन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होता है भाई? 90% पानी होता है ना। मानते हो कि नहीं पब्लिक? मानते होंगे तो भाई बता दो, ठीक है? बाद में ये टर्जिडिटी मेंटेन करेगा सेल की। किसकी टर्जिडिटी मेंटेन करेगा भाई? सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करेगा। उसके बाद एक्वस मीडियम में इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्वस मीडियम चाहिए और ये एक्वस मीडियम प्रोवाइड भी करेगा। उसके बाद पानी को क्या लगता है, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है, ठीक है? याद रखना टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन और एनर्जी के लिए। फिर भाई हमारी दूसरा पे CO2 ने क्या मार दिया, घोड़ा पकड़ के किसी का। CO2 ने कौन सा घोड़ा मार दिया? तो CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के मद्देनजर से, ठीक है बच्चों? फिर लाइट, फोटोसिंथेसिस, सीड जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और रूट की डायरेक्शन और शूट की डायरेक्शन के लिए ग्रेविटेशन फोर्स की बहुत जरूरत है। जरूरत है किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की, वाटर की, टेम्परेचर की, ऑक्सीजन की। जरूरत है। बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है? ग्रोथ के लिए जरूरत है। उसके बाद ग्रोथ रेट। क्या देखना है अबे? ग्रोथ रेट क्या होता है भाई? ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट ग्रोथ की स्पीड, टाइम के हिसाब से कितनी जोर से प्लांट बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे उसका ग्रोथ रेट। याद रखने वाली बात है, इसी को एफिशिएंसी इंडेक्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी इंडेक्स।
याद रखना एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को कि ये भाई होगा चेंज इन द सेल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, चेंज इन द सेल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, याद रखो AGR dN by dt, अच्छे से फॉर्मूला याद रख लो। सर बायोलॉजी में फॉर्मूला आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, हर चीज मैथमेटिक्स से चलती है, और अगर मैथ्स अच्छे से जानना हो तो जाओ दिनेश सर को फॉलो करो, दिनेश सर को लाइक करो, दिनेश सर को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले लाइक बाद में कर देना, पहले सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो पूरी, मजे आ जाएंगे तुमको, ठीक है। इसके बाद याद रखने वाली बात है भाई AGR, जब भी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को हम डिवाइड करेंगे सेल के नंबर से हमको मिलेगा रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या मिलेगा बच्चों? रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये भी बहुत अच्छे से याद रख लो मेरे बच्चा, बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत से भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। दो टाइप की ग्रोथ जो ग्रोथ होती है बच्चों, दो टाइप की होती है। एक तो होता है हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ और दूसरी होती है एरिथमेटिक ग्रोथ। अब दोनों देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लो, जल्दी से फटाक से निकाल लो, मैं पूरा हट जाता हूं फ्रेम से। ओके, शायद निकाल लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, प्लीज कहीं ना भागे, है ना। अब देखो बच्चों, एरिथमेटिक ग्रोथ रेट, क्या देखते हैं? एरिथमेटिक ग्रोथ रेट। जब भी ग्रोथ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग होगी तो सच ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा पेड़ जो था 1 सेंटीमीटर का था, कल मेरा पेड़ एक दिन में 2 सेंटीमीटर का हो गया, परसों मेरा पेड़ 3 सेंटीमीटर का, बाद में 4 सेंटीमीटर का, ऐसे करते करते हर दिन 1 सेंटीमीटर से वो ग्रो कर रहा है। तो ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर बराबर फोटोसिंथेसिस की पावरी हो रही है। तो पावरी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? देखो ना, एरिथमेटिकली ग्रोथ हो रही है ना मेरी, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस सभी में एक एक का। जब इस टाइप से ग्रोथ होगी कहा जाएगा उसे एरिथमेटिक ग्रोथ, और ग्राफ मिलेगा लीनियर। कैसा? लीनियर ग्राफ मिलेगा। कैसे ग्राफ मिलेगा मेरे बच्चे? लीनियर ग्राफ मिलेगा। ये बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखेंगे। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? ये ग्रोथ जब भी देखो ऐसे इस टाइप की ग्रोथ होगी ना, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, मतलब एक पैटर्न वाइज ग्रोथ हो रही है बच्चों। दिख रहा है ना, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न टाइप दिख रहा है ना, ट्रायंगुलर शेप के हिसाब से। ऐसा भी याद रख सकते हो भाई, ट्रायंगल तैयार कर रहा है ये चीज, इसी को हम ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट बोलेंगे। इनिशियली ये बहुत ही स्लो होगी, बाद में ये रैपिड फायर तरीके से बढ़ जाएगी जोर से। इसका मतलब इसमें ग्रोथ होगा, ठीक है। फॉर्मूला है WT = W0 e की पावर RT, और यहां पे आपको पूरे दिए हैं। WT क्या है? एक फाइनल समझो फाइनल साइज है प्लांट का। W0 क्या है? इनिशियल साइज है प्लांट का। R क्या है? ग्रोथ रेट है। T क्या है? टाइम है। E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ये सब मैथमेटिकल पार्ट है बच्चों, और अगर आपको फिर से बोलता हूं मैथ्स अच्छे से करना है, जाके फटाक से जाओ मैथ्स के चैनल पर, ठीक है, दिनेश सर के चैनल पर जाओ। अब देखो बच्चों मेरे, लैग फेज देखेंगे, है ना। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, तीनों देखेंगे। लैग फेज में क्या होता है बच्चों? बहुत अच्छे से याद रखें। लैग फेज में हमारा जो सेल है ग्रोथ नहीं बताएगा, ये सिर्फ डिवाइड होगा, ग्रोथ नो। यहां पे होगी ग्रोथ यस, है ना। ग्रोथ यस मतलब सेल अब एक ग्रोथ अचीव कर, मतलब सेल के अंदर इलोंगेशन हो रहा है, और यहां पे होगा सेल का मैचुरेशन। समझ में आया तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, ठीक है। याद रखो, और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो। बांटने से सुख, बांटने से बढ़ेगा, मदद करने से चीजें और ज्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है। याद रखना मेरे बात को, है ना। ये देखो बच्चों, और एक सिग्मॉइड कर्व हमको मिलता है, दिख रहा है ना ये इस टाइप का कर्व को हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। इनिशियली लैग फेज में सेल ग्रो नहीं करेगा, फिर अचानक से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, फिर फंक्शन अचीव करने के बाद ये कांस्टेंट और स्टेशनरी फेज में एंटर कर जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि हम बढ़ते हैं आगे। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों,
नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में बोलोगे सर 2 सेकंड तो दिया करो, तो ले लो भाई 2 सेकंड नहीं 4 सेकंड ले लो। ठीक है, अब तो आगे बढ़ ही सकता हूं। अब देखो बच्चों आगे क्या देखना है, आगे हमको देखना है डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन। क्या देखना है? सबसे पहले तो देखेंगे डिफरेंशिएशन, बाद में देखेंगे रीडिफरेंशिएशन, पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन, बाद में देखेंगे डी डिफरेंशिएशन, फिर देखेंगे रीडिफरेंशिएशन। तो चलो देख लेते हैं बिना किसी देरी के। याद रखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, ये तुमको अच्छे से जताऊं। सबसे पहले क्या देखना है बच्चों? डिफरेंशिएशन। क्या देखना है? डिफरेंशिएशन, है ना? क्या देखना है मेरे बच्चे? डिफरेंशिएशन देखना है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना जरूर। यहां पे क्या होता है, जो सेल है हमारा प्यारा सेल अचीव्स या फिर अटेन्स सर्टन फंक्शन। मतलब वो क्या हो रहा है? एक फंक्शन अचीव कर ले रहा है। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा जाइलेम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा जैसे सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, वो मैच्योर हो गया, है ना? मैच्योर हो गया और उसकी जो सेल डिवीजन की एबिलिटी थी, सेल डिवीजन एबिलिटी, है ना, सेल डिवीजन एबिलिटी लॉस हो गई उससे, है ना? एबिलिटी लॉस्ट, गेट लॉस्ट, एबिलिटी जो उसकी है गेट लॉस्ट होगी। और गेट लॉस्ट एबिलिटी होने की वजह से क्या हुआ? एबिलिटी लॉस होने की वजह से वो अब एक प्राइमरी, मतलब ऐसा बोलेंगे ना, उसका एक फंक्शन उसने अचीव कर लिया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। का कहते हैं? डिफरेंशिएशन। इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर देखते हैं डी डिफरेंशिएशन। ये री और डी में बहुत ज्यादा टंग ट्विस्ट होता है। अब देखते हैं डी डिफरेंशिएशन, है ना? क्या देखते हैं बच्चा? डी डिफरेंशिएशन। ओके, अब देखो बच्चों डी डिफरेंशिएशन। यहां पे सेल क्या होता है बच्चों? सेल एबिलिटी वापस ले लेता है अपनी डिवाइड करने की। सो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल था वो वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और इस वजह से सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की जो ग्रोथ है उसके लिए लगने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन शॉर्ट सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों, 1 2 फटाक से। अब लास्ट में देखते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं मेरे बच्चे? रीडिफरेंशिएशन, है ना? मतलब जो अपने जो डी डिफरेंशिएटेड सेल थे वापस ये क्या करेंगे? अब रीडिफरेंशिएट, मतलब वापस कोई ना कोई फंक्शन अचीव कर लेंगे। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन, है ना? रीडिफरेंशिएशन याद रखना है। अब हमारे जो मेरिस्टेमेटिक, देखो डी डिफरेंशिएटेड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, परमानेंट सेल, है ना? फिर से एबिलिटी टू डिवाइड क्या होती है? एबिलिटी टू डिवाइड लॉस्ट। ठीक है, याद रखना। और ये पूरा प्रोसेस प्लांट में चलता रहता है जब तक उनकी ग्रोथ हो रही है मेरे बच्चों। ठीक है, ये याद रखो फटाक से। तो दोस्तों अब देखने वाले हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, बाद में होते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो पहले हम ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स देखेंगे जो कि है हमारे, क्या बोलेंगे बच्चों? जो कि हमारे, याद रखना, ये हमारे ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, बीच में ही आ गया था वो। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स कौन से? पहला ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ये हमारे 3 ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है मेरे बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग ने बहुत अच्छे से।
फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला भाई हमारा प्यारा राज दुलारा ऑक्सिन देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑक्सिन देखते हैं। किसको देखेंगे बच्चों? ऑक्सिन को देखेंगे। अब ऑक्सिन में ये चीजें याद रखनी है कि एफडब्ल्यू वेंट ने ये खोज के निकाला, फिर आइसोलेट कहां से हुआ था? पेलाग्रा पेशेंट से। कॉगल और स्मिथ ने आइसोलेट किया, सिंथेसाइज करा गया। कहां सिंथेसाइज होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में। फिर नेचुरल ऑक्सीजन का नाम इंडोल 3 एसिटिक एसिड। याद रखो मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। फिर उसके बाद ट्रिप्टोफैन इसके लिए प्रिकर्सर चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड में जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल क्या है भाई? सेल इलोंगेशन के लिए। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, 2,4-डाई क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D, जो कि एक बच्चों क्या है? हर्बिसाइड है। क्या है? हर्बिसाइड। क्या है बच्चों? ये हर्बिसाइड है। नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी अच्छे से देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक हो गया होगा। तो इसका फटाक से क्या करना है? स्क्रीनशॉट निकालना है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, अब देखते हैं मेरे बच्चे आगे। आगे क्या है? इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन में याद रखना है बच्चों, ये एक डॉर्मेंसी ब्रेकर है, मतलब ग्रोथ प्रमोट करेगा तो डॉर्मेंसी ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ये एक डॉर्मेंसी ब्रेकर होता है। फिर सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करेगा, इनहिबिट करेगा ग्रोथ लैटरल बर्ड्स की, सेल मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करने वाला है बच्चों। ठीक है, कहां यूज होता है? यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, क्योंकि ये सेल मल्टीप्लाई करवा रहा है, मतलब टिश्यू कल्चर में बहुत ज्यादा हेल्प करवाएगा। फिर लैटरल रूट और एडवेंटिशियस रूट्स बनाने में भी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हर्बिसाइड्स जैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। वाई? बिकॉज इट कैन किल डाइकॉट वीड्स। ठीक है, जाइलेम फ्लोएम जल्दी से बनाने में हेल्प करेगा। लो कॉन्सेंट्रेशन में रूट डेवलपमेंट करवाएगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में शूट डेवलपमेंट कराएगा। ये बात याद रखो मेरे बच्चों। इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं, हमारा जिब्रेलिन देखते हैं। क्या देखते हैं? जिब्रेलिन देख लो बच्चों। ठीक है, अब जिब्रेलिन में याद रखना है रूट टिप में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, फिर डेवलपिंग सीड में भी मिलेगा। कहां से आइसोलेट किया गया था बच्चों? जिब्रेला फुजिकोराई और कुरोसावा नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार देखा। फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म इसका याबूटा एंड सुमिकी ने ढूंढ के निकाला। किसने? याबूटा एंड सुमिकी। फिर उसके बाद याद रखना बच्चों, केमिकली जिबेन रिंग होती है इसमें, जो 4 आइसोप्रीन यूनिट से बनी होती है। इसी को हम डायटर्पिन बोल सकते हैं और इसका ये फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों फटाक से, बहुत रैपिड फायर अंदाज में हम लोग जाने वाले हैं अभी। ठीक है, इसके बाद मैं बोलूंगा मेरे बच्चों, अब देखते हैं लास्ट इसका सबसे पहले तो इसका ये देखेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ये भी एक क्या है? डॉर्मेंसी ब्रेकर है। ब्रेक्स डॉर्मेंसी। मेल फ्लावर में मेल फ्लावर फीमेल प्लांट पे बनाने में हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, फीमेल प्लांट पे मेल फ्लावर को बनाने में ये हेल्प करेगा। फिर उसके बाद सीनेसेंस डिले करेगा, मतलब एजिंग नहीं होने देगा। फिर वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि यही अपना काम बखूबी निभाएगा ताकि हमको अर्ली फ्लावरिंग की जरूरत ना पड़े। पार्थेनोकार्पी कर सकता है बच्चों, बोल्टिंग कर सकता है, मैं बोलूंगा स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, और सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, मतलब डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा। ये अच्छे से याद रखना। फिर और क्या याद रख सकते हो मेरे बच्चों? और याद रखने जैसी चीजें क्या है इसमें? साइटोकाइनिन देखते हैं अभी। ठीक है, साइटोकाइनिन। व्हाट इज साइटोकाइनिन? सिंपल, लेथम ने कॉइन किया था, ये भी एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। निकोटियाना टोबैकम नाम के प्लांट से निकाला गया था बच्चों। मिलर एंड स्कूग ने सबसे पहले डिस्कवर किया। पहले इसको काइनेटिन बोला जाता था। फिर नेचुरल कहां से मिला बच्चों? ये मेज प्लांट से। कौन से? अपना जो मोनोकॉट मेज होता है ना, मकई का, वहां से जीटीन नाम का ये इसको जीटीन नाम दिया गया, और ये एक नेचुरल साइटोकाइनिन है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके स्क्रीनशॉट फटाफट लेने बच्चों, जैसे मैं बोर्ड से थोड़ा दूर होता हूं स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर इसके इफेक्ट्स और एप्लीकेशन देखते हैं। इफेक्ट्स और एप्लीकेशन में फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लो, लगे तो मैं साइड में रहता हूं। हाँ,
सेल एनलार्जमेंट करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में शूट डेवलपमेंट, लो कॉन्सेंट्रेशन में रूट डेवलपमेंट, लैटरल बड्स की ग्रोथ का डेवलपमेंट, डिले सीनेसेंस, और ये भी एक डॉर्मेंसी ब्रेकर होता है। डॉर्मेंसी ब्रेकर होता है, ये याद रख लेना है बच्चों फटाक से। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ग्रोथ इनहिबिटर्स देखते हैं बच्चों, जिसमें पहला है हमारा प्यारा राज दुलारा एथिलीन और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। तो एथिलीन पे ध्यान दो बच्चों। डेनी ने पहली बार बोला था भाई ये इफेक्टिव फ्रूट राइपनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 की बात है। गैसियस हार्मोन है, एकमात्र गैसियस हार्मोन। गेन ने बोला नेचुरली सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर। फिर क्रैकर ने 1930 में बोला प्लांट हार्मोन है भैया, प्लांट अपने आप बना लेता है। एथिफॉन मोस्ट वाइडली यूज्ड एथिलीन का हार्मोन है, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है। फिर बढ़ते हैं आगे। इफेक्ट क्या है बच्चों? फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपन करता है। इनिशिएशन ऑफ लैटरल बर्ड्स, फिर ये क्या करेगा बच्चों? डॉर्मेंसी ब्रेक करेगा, लेकिन किसकी? सीड्स और बर्ड्स की। ठीक है, याद रखना है एब्सिसिन, ये क्या करेगा? एक्सेलरेट एब्सिसिन, जिसके वजह से पत्ते वगैरह झड़ जाएंगे। फिर रिटार्ड्स फ्लावरिंग, क्या करता है बच्चों? फ्लावरिंग रिटार्ड करता है। एपिनास्टी करवाता है और डिग्रीनिंग करता है लीव्स की। डिग्रीनिंग मतलब लीव्स को हरा भरा नहीं रहने देगा, लीव्स के पत्ते पीले कर देगा, मतलब लीव्स के क्लोरोफिल को डिग्रेड करेगा, जिसकी वजह से पत्ते पीले होंगे बच्चों। अच्छे से याद रखना है ये, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक और जैसे देख ले, एब्सिसिक एसिड देखते हैं। कॉर्न एंड एडिकॉट 1961, ठीक है, क्या बोला था? ये क्या करता है? देखो उन्होंने क्या देखा था? कॉटन बॉल्स की शेडिंग देखी थी, इस वजह से उन्होंने इसको नाम दिया था एब्सिसिन। ठीक है, ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है। इंड्यूस मतलब डॉर्मेंसी लेकर आएगा, ठीक है, डॉर्मेंसी इंड्यूसर होगा। और वो तीन कौन से थे? डॉर्मेंसी ब्रेकर थे बच्चों, इसीलिए इसका नाम डॉर्मिन भी होता है। कहां सिंथेसाइज होता है? लीव्स में, फ्रूट्स में और सीड में। 15 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसको हम सीक्विटर्पिनॉइड बोलते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज फ्रॉम मेवालोनिक एसिड, क्या चाहिए इसके लिए? मेवालोनिक एसिड चाहिए इसके सिंथेसिस के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। फिर इफेक्ट्स क्या है बच्चों? लीव्स एब्सिशन, डॉर्मेंसी इंड्यूस, फिर बाद में स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। सेल डिवीजन को इनहिबिट करेगा, सेल इलोंगेट करवाएगा, स्टोमेटा को क्लोज करेगा, बिकॉज ये K+ को क्या करेगा? इफ्लक्स करेगा। K+ मतलब पोटेशियम को सेल गार्ड सेल के बाहर ढकेल देगा, इस वजह से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा बंद हो गया तो क्या लफड़ा हो जाता है कि नहीं? उसके बाद में इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग, लेकिन किसमें? लॉन्ग डे प्लांट्स में, ठीक है, और इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स में। फटाक से अगर समझ गया तो बच्चे स्क्रीनशॉट्स निकाल लो। क्या याद रखना है? फोटो पीरियोडिज्म। अब ये क्या होता है? देखो, द फंक्शनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू द चेंज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डेली, सीजनल और ईयरली साइकिल्स ऑफ लाइट, है ना? तो ईयरली साइकिल्स ऑफ लाइट, ये बात याद रखना है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं तो इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन प्लांट, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ऑन प्लांट, इसी को बोला जाता है बच्चों फोटो पीरियोडिज्म। और फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से प्लांट होते हैं मेरे बच्चे तीन टाइप्स के। SDP मतलब शॉर्ट डे प्लांट्स, LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स, और DNP मतलब डे न्यूट्रल प्लांट। अब कुछ प्लांट को लाइट ज्यादा चाहिए, कुछ प्लांट्स को लाइट कम चाहिए, कुछ प्लांट्स को लाइट का टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स जिनको लाइटिंग्स ज्यादा चाहिए, लाइटिंग्स मतलब वो झकपक वाली नहीं है, लाइटिंग्स ज्यादा चाहिए, मतलब बहुत देर तक सनलाइट चाहिए, तो वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स बच्चों। ये ज्यादा बड़े दिन जो होते हैं ना, जिस भी एरिया में दिन ज्यादा बड़ा होता है, मतलब सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, वहां पे आते हैं। जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं ये, इनको बहुत कम अमाउंट में लाइट की जरूरत होती है। और डे न्यूट्रल प्लांट तो लाइट से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको सिर्फ लाइट क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी नहीं बच्चों, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ गया होगा। अब देखते हैं बच्चा शॉर्ट डे प्लांट।
शॉर्ट डे प्लांट देखो, इनकी फ्लावरिंग होगी हमारे विंटर सीजन में, जब दिन होते हैं कम और रातें होती है बड़ी। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर डेज देखो इस समय क्या होता है, डेज जो होते हैं शॉर्टर होते हैं। ठीक है, डेज आर शॉर्टर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, है ना। ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग नाइट प्लांट्स, इन्हीं को क्या बोला जाता है, लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी इनको कहा जाता है, बिकॉज इनको रातें लंबी चाहिए रादर देन डे। रिक्वायर अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड फॉर फ्लावरिंग, इनको डार्क पीरियड चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, तभी इवन अगर फ्लैश रहा लाइट का तो भी फ्लावरिंग नहीं होगी। इवन अ फ्लैश ऑफ लाइट प्रिवेंट्स फ्लावरिंग। याद रखना, डालिया, एस्टर, टोबैको, क्रिसैंथेमम, सोयाबीन और कॉकलीबियर। ठीक है, कॉकलीबर जिसको हम ज़ैंथियम भी बोल सकते हैं, सोयाबीन को क्या बोल सकते हैं बच्चों, ग्लाइसिन मैक्स। ये सब वो प्लांट्स है जिसमें जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकलो बच्चों, आगे बढ़ जाएंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स देखो इनको चाहिए, देखो फ्लावर्स ड्यूरिंग समर, कब ये फ्लावरिंग करेंगे, समर के दौरान। फिर इनको ज्यादा लंबे दिन चाहिए। उसके बाद इन्हीं को शॉर्ट नाइट प्लांट बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है, शॉर्ट नाइट प्लांट। फिर इवन फ्लावर इफ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट अकर्स, मतलब छोटी सी फ्लैश ऑफ लाइट भी आ गई तो ये फ्लावरिंग कर देंगे। उसके बाद पी, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, व्हीट एंड पॉपी, चरस गांजा, मेरे को पॉपी प्लांट्स। ठीक है, याद रखना है आप लोग ने, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों फटाक से। फास्ट फॉरवर्ड में भाग रहे हैं हम लोग। अब देखो डे न्यूट्रल प्लांट, ये थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते हैं बच्चों, ना इनको लाइट की जरूरत है और इनको टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, ये बात याद रख लो। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक फोटो पीरियड, इनको कोई भी स्पेसिफिक फोटो पीरियड की आवश्यकता नहीं है, जैसे क्यूकम्बर, टोमेटो, कॉटन, सनफ्लावर और मेज, ये सब वो प्लांट है जो डे न्यूट्रल्स में आते हैं। कैसे आते हैं बच्चों, ये डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं। इसका भी क्या करना है, स्क्रीनशॉट निकालना है। अब देखो बच्चों, ये एसडीपी और एलडीपी के बीच का फर्क है। अब देखो ये एसडीपी के लिए देखो, ये येलो लाइट रिजेंबल करती है हमारी लाइट को। ठीक है, लाइट अगर ज्यादा रही, क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा रही, तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी। लाइट क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम हुई तो लाइट में प्लांट में फ्लावरिंग होगी। और अगर छोटा सा देखो, ये वाला रीजन जो है ना, ये फ्लैश है, क्या ये छोटू सा फ्लैश है बच्चों, और अगर छोटू सा फ्लैश भी आता है तो ये फ्लावर नहीं करेगा। ठीक है, उसके अतिरिक्त वहां पे देखो, अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा रही तो फ्लावरिंग होगी, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम रहा तो फ्लावरिंग नहीं होगा, और अगर छोटू सा फ्लैश भी आ गया तो भी फ्लावरिंग होगी। ये होता है डे न्यूट्रल प्लांट्स, सॉरी लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब याद रखो बच्चों, फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं इसमें। ठीक है, फाइटोक्रोम्स ये लाइट रिसीविंग प्रोटीनेशियस पिगमेंट्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, लाइट रिसीविंग, नेचर होता है प्रोटीनेशियस, ये पिगमेंट्स होते हैं। ये फ्लावरिंग इंड्यूस करवाएंगे मेरे बच्चों, क्या इंड्यूस कराएंगे, फ्लावरिंग। और ये अब देखो, टू इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स होते हैं इनके, एक होता है पीआर और एक होता है पीएफआर। व्हाट इज पीआर, पीआर वर्क्स इन रेड लाइट एंड दिस इज फार रेड लाइट। ठीक है, ये याद रखना है। कहां पे मौजूद होंगे, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। ये फाइटोक्रोम्स कहां मौजूद होते हैं बच्चा, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद देखो बच्चों, हेंड्रिक्स एंड बॉर्थविक्स ऑब्जर्वेशन, ये याद रखना है आप लोग को। इफ डार्क पीरियड्स आर अनइंटरप्टेड इवन बाय अ फ्लैश ऑफ रेड लाइट, देखो रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ है 660 नैनोमीटर, फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड। याद रखना क्या है, अगर छोटी सी फ्लैश भी आई रेड लाइट की तो भी फ्लावरिंग रुक जाती है। फ्लावरिंग स्टार्ट्स इफ फॉलोड बाय फार रेड लाइट। अब तुरंत हमने फार रेड लाइट वाली वेवलेंथ दे दी प्लांट्स को 730 नैनोमीटर जितनी, तो भी क्या हो जाता है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना, अब आगे बढ़ेंगे। कंक्लूजन, सम पिगमेंट सिस्टम रिसीव्स फोटो पीरियोडिक स्टिम्युलस।
ये याद रखना है। दीज पिगमेंट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज फाइटोक्रोम्स। तो ये वो फाइटोक्रोम्स होते हैं जो लाइट के सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब ये दो फॉर्म्स में होंगे बच्चों, जैसे मैंने बताया PR एंड PFR, और ये दोनों भी क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। फिर उसके बाद याद रख लो ड्यूरिंग डे PFR, जो देखो PFR इज अक्यूमुलेटेड इन प्लांट्स, है ना। SDP फ्लावरिंग इनहिबिट्स, इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग जो है रुक जाती है। ड्यूरिंग डार्क यही PFR PR में कन्वर्ट हो जाता है और SDP शुरू हो जाता है बच्चों, ठीक है। याद रख रहा है ना, ये अच्छे से याद रखना। देखो PFR किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे PR में, और फिर क्या हो रही है बच्चों, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है, फ्लावरिंग बिगिन हो रही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद वर्नलाइजेशन बच्चों क्या होता है, ये होता है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन ग्रोथ, ठीक है। याद रखो ऑल्सो कॉल्ड एज यारोवाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, यारोवाइजेशन। क्या बोलते हैं, यारोवाइजेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर होता है ये। याद रखना टेम्परेचर के 3 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता है मिनिमम टेम्परेचर का इफेक्ट, फिर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर का इफेक्ट, और लास्ट में होता है मेरे बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर का इफेक्ट। तो वर्नलाइजेशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होती है किसी ताकि फ्लावरिंग जल्दी से जल्दी कराई जा सके। और क्लिपार्ड और कवार्ड ने क्या बोला था 1960 में कि एक्सेलरेशन ऑफ एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, इसी को कहा जाता है वर्नलाइजेशन। ये अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लिख लो बच्चों, मैंने बहुत ही मिनिएचराइज फॉर्म में आप लोग के लिए बनाई ये चीज, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म था TD लाइसेनको नाम के साइंटिस्ट ने कॉइन किया था, ठीक है। इट इज इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग। याद रखना इट इज द मेथड ऑफ अर्ली फ्लावरिंग। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग वर्नलाइजेशन में, अर्ली फ्लावरिंग करवा रहे हैं प्लांट में बाय प्री ट्रीटमेंट टू देयर सीड्स। उनके सीड्स को क्या कर रहे हैं, प्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं और लो टेम्परेचर पे उनको रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 6 डिग्री फॉर 1.5 month ड्यूरेशन, उनको हम क्या करेंगे, चिल टेम्परेचर में रखेंगे। और इस वजह से इनकी क्या हो जाएगी बच्चों, इनकी ग्रोथ हो जाती है, मतलब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, ये बात समझना, और फास्ट हो जाती है। और ग्रोथ अगर फास्ट हुई तो फ्लावर्स भी जल्दी बनेंगे, फ्लावर जल्दी बने तो उनका पॉलिनेशन जल्दी होगा, पॉलिनेशन जल्दी हो गया तो उनमें से फ्लावर और फल जल्दी निकलेंगे, और फल के साथ सीड्स भी निकलेंगे, पैसा पैसा। इसीलिए ये सब किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद साइट, इसकी साइट क्या होती है बच्चों, याद रखना ये शूट एरिया में ज्यादा अच्छे से हो सकता है। इफेक्टिव एट सीड स्टेज, सीड्स को बहुत जल्दी ये वर्नलाइज किया जाता है। ऑल्सो केमिकल स्टिमुलस जिसका नाम वेर्नालिन होता है, उसको भी यहां यूज किया जा रहा है। एडवांटेजेस, सबसे पहले अर्ली क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमको मीठा पसंद नहीं है, हमको इकोनॉमी से लेना देना है, इसलिए ये मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में होता है यूज। क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन हार्श एनवायरनमेंट, इसको यूज करके हम लोग हार्श एनवायरनमेंट में भी बच्चों क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, उगवा सकते हैं। ये बात अच्छे से याद रख लो, ठीक है। फिर देखो बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड, मोस्टली एब्जॉर्ब्ड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। याद रखना है जो मिनरल्स हैं ये मोस्टली डिसॉल्व्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे फॉस्फेट, कार्बोनेट्स, सल्फेट। अब क्लासिफिकेशन देख लो, दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं भाई, एक तो होते हैं एसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है, जिसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो एसेंशियल, एसेंशियल मिनरल्स क्या होते हैं बच्चों, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिसकी वजह से प्लांट जो है ये सरवाइव नहीं कर सकता है। प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज एलिमेंट्स। जैसे चौनपी याद रख लो, क्या याद रखना है बच्चों आपको, चौनपी, कार्बन, हाइड्रोजन, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब कौन से एसेंशियल्स में आते हैं बच्चों। फिर मेजर डेफिशिएंसी
कैन अकर इन द एब्सेंस, और अगर डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट कैन डाई इफ डेफिशिएंसी अकर्स, है ना। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट मर भी सकता है। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड रिक्वायरमेंट, दो टाइप्स के होते हैं। तो कम लग रहे हैं तो माइक्रो एलिमेंट्स इसको कहा जाएगा, ज्यादा लग रहे हैं तो मैक्रो एलिमेंट्स इसको कहा जाएगा। ठीक है, कम लग रहे हैं इसका मतलब रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, जैसे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैक्रो में ये लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, जैसे चौनपी बोला मैंने, फिर मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। नाइट्रोजन तो हो गया, चौनपी में आ गया ये, तो पोटेशियम एंड सल्फर, ये सब चीजें ज्यादा मात्रा में लगने वाली, इसलिए मैक्रो एलिमेंट्स इसको कहा जाता है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया, शायद ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी, याद रखना, एनी विजिबल डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज सिम्टम और हंगर साइन। ये याद रखना है बच्चों आप लोग ने, हंगर साइन। हंगर साइन मतलब अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, प्लांट ये चीज शो करेगा, उसके ऊपर आपको ये चीजें दिखेगी, विजिबल होगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखने को मिलेंगे, और तब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा किसी चीज की भारी कमी हो चुकी है। तब देखो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ रिटार्ड्स इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, इसी को कहा जाता है। यह बात आपने अच्छे से याद रखनी है। और इसके दोनों डेफिशिएंसी के दोनों डेफिनेशंस के स्क्रीनशॉट निकाल लिए जाएं। अब बढ़ते हैं आगे। देयर इज डेफिशिएंसी इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट बिलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई भी एलिमेंट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम गया तो तब होती है डेफिशिएंसी अराइज। तब क्या होती है, डेफिशिएंसी अराइज होती है। डेफिशिएंसी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, कितने अच्छे से एलिमेंट मोबिलिटी कर रहा है, मोबिलिटी मतलब मूव हो रहा है प्लांट के अंदर, कितना ज्यादा अच्छे तरीके से वो हर पार्ट तक पहुंच पा रहा है, ये होती है बच्चों एलिमेंट की मोबिलिटी। अगर मोबिलिटी ठीक नहीं हो रही है तो फिर डेफिशिएंसी होना तय है, भले हम उसको कितना भी दे दे, लेकिन अंदर प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो इट इज डेंजरस। उसके बाद, इफ एलिमेंट्स आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन प्लांट्स टुवर्ड्स यंग टिश्यू, ठीक है, डेफिशिएंसी अकर्स इन ओल्डर पार्ट्स। अब क्या हो रहा है, अगर पूरे न्यूट्रिएंट्स यंग टिश्यूज के पास जा रहे हैं तो ओल्डर पार्ट्स के पास न्यूट्रिएंट्स जा नहीं पा रहे, इस वजह से ओल्डर पार्ट्स में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो बच्चों, बहुत अच्छे से ले लो। अब सम इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी देखो क्या क्या हो सकती है, डेफिशिएंसी सिम्टम। तो सबसे पहले तो स्टंटिंग होती है जिसमें ग्रोथ जो है कम हो जाती है। फिर क्लोरोसिस होता है जिसमें क्लोरोफिल जो होता है ये लॉस होता है। क्लोरोफिल लॉस होने की वजह से पत्ते पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्रोसिस होता है बच्चों, ये लोकलाइज्ड डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ लीव्स, मतलब वहां पे मतलब कुछ कुछ टिश्यूज क्या होंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे पत्तों के। फिर मॉटलिंग, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन लीव्स। ठीक है, क्या होता है, नॉन ग्रीन पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं लीव्स पे, देखा होगा ना, पीले कलर के धब्बे आ रहे हैं, व्हाइट कलर के धब्बे आ रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, इसको बोलते हैं। फिर एब्सिशन हो सकता है। प्रीमेचर फॉल ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। प्रीमेचर मतलब समय से पहले ही क्या हो रहे हैं, लीव्स वगैरह सब झड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों, ये पूरे के पूरे डिजीजेस हैं। इसके बाद नाइट्रोजन अगर कम हो गया तो क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रोजन मौजूद कहां होता है प्लांट में, हर जगह, एवरीवेयर। फिर ये कहां काम आता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, कोएंजाइम, एटीपी और क्लोरोफिल सब बनाने में काम आता है। अगर ये कम हो गया तो ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, क्लोरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों ये एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते रहो आप, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस अगर कम हो गया
तो सबसे पहले ये याद रखो कहां मौजूद होता है, यंगर टिश्यू में। फिर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होता है ये सेल में। फिर कहां पे, देखो ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होगा, और फॉस्फोरिलेशन नाम की रिएक्शंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर फॉस्फोरस कम हो गया तो सेल की ग्रोथ होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी पुअर, और लीव्स जो है ये डल ग्रीन कलर के लीव्स प्रोड्यूस होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब देखो पोटेशियम कहां मौजूद होगा बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लीव्स और रूट टिप्स में। इसका काम क्या है, एनायन कैटायन बैलेंस में बहुत हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। हार्डनेस इंक्रीमेंट करेगा, मतलब प्लांट में हार्डनेस लेके आएगा, रिजिडिटी लेके आएगा, और मेंटेन करेगा टर्जिडिटी को सेल के, ठीक है, ताकि सेल का बराबर से शेप जो है मेंटेन रहे। अगर ये कम होता है तो लीव्स के एजेस हो जाएंगे येलो, और प्रीमेचर डेथ भी होगी सेल्स की प्लांट में। ये भी याद रखना है मेरे बच्चों अच्छे से। उसके बाद याद रखना भाई, कैल्शियम कहां मौजूद होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मौजूद होता है। क्या करता है, सेल का डिफरेंशिएशन करने में बहुत हेल्प करता है, और डिफरेंशिएशन अपन अभी जस्ट कुछ देर पहले सीख चुके हैं। फिर कहां अक्यूमुलेट होता है बच्चों, ओल्डर टिश्यूज में अक्यूमुलेट होता है। क्या करने में हेल्प करेगा, परमियाबिलिटी, सिलेक्टिव परमियाबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। फिर एंजाइम एक्टिवेटर होता है। उसके बाद मिडल लैमेला, देखो ये तो कैल्शियम पेक्टेट से ही बना होता है, इसका मतलब सेल वॉल का एक बहुत अहम कंपोनेंट है। उसके बाद कैल्शियम कम हुआ तो यहां पे भी स्टंटेड ग्रोथ होती है। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ध्यान रखना है आप लोग ने बस, और स्क्रीनशॉट निकालते चले जाना है। ये बहुत मिनिचराइज करके दे रहा हूं मैं पॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ये कहां मौजूद होगा मेरे बच्चों, लीव्स में। कहां मौजूद होता है, लीव्स में। इसकी वजह से देखो एजिंग ऑफ लीव्स, देखो एजिंग होती है ना लीव्स के, इसमें भी हेल्प करता है। प्लस क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग सीड्स, डेवलपिंग सीड्स में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। फिर उसके बाद में याद रखो क्लोरोफिल के अंदर भी मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। उसके बाद कोफैक्टर्स बोल के भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों। एंजाइम एक्टिवेटर बोल के इस्तेमाल है, कॉन्स्टिट्यूएंट है ये क्लोरोफिल का, और राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। क्लोरोसिस नाम का बीमारी होगा प्लांट को, पत्ते हो जाएंगे पीले, और अपने जितने भी फार्मर लोग जितने भी हैं उनके जेब हो जाएंगे बच्चों ढीले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पत्तों का। अगर पत्ते नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना ठीक से, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो उपज जो है, यील्ड जो है, उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों। आगे देखो सल्फर, सल्फर कहां प्रेजेंट है, स्टेम एंड रूट टिप। याद रखा, इन यंग लीव्स रीमोबिलाइज ड्यूरिंग सीनेसेंस। यंग लीव सीनेसेंस जब भी ओल्ड लीव्स का होता है तो ये कहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता, हमारे यंग लीव्स में, ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है बच्चों, प्रोटीन का कंपोनेंट है। बहुत सारे विटामिन इसी से बनते हैं। फेरिडॉक्सिन नाम का एसेंशियल आयरन सल्फर प्रोटीन इसी से बनता है, ठीक है। अगर कम हो गया तो क्लोरोसिस नाम की होगी बीमारी। याद रखना बहुत अच्छे से, सिंपल है एकदम, फटाफट जा रहे हैं बच्चों। सल्फर याद हो गया, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद वन शॉट ऐसा ही होता है, बहुत फास्ट जाना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। आप देखो आयरन हर जगह, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेरिडॉक्सिन। फिर साइटोक्रोम्स में इस्तेमाल होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। एक्टिवेट करता है ये कैटालिस्ट जैसे एंजाइम को, ठीक है, फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। कैटालिस्ट एंजाइम किसका सिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस करेगा। अगर क्लोरोफिल ज्यादा रहा तो क्या होगा मेरे बच्चों, क्लोरोफिल अगर ज्यादा होता है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और अगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है तो सिंपल सी बात है ना भाई, उपज ज्यादा होगी, मतलब यील्ड ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा बच्चों, ठीक है। ये अच्छे से याद रखो। फिर मैंगनीज देख लो बच्चों, ये एक ट्रेस एलिमेंट है, लीव्स और सीड्स में मौजूद होगा,
एक्टिवेट करेगा कार्बोजाइलेज नाम के एंजाइम को, फिर कम हो गया तो इससे होगा क्लोरोसिस और पत्तों पे आएंगे ग्रे स्पॉट्स अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है। स्क्रीनशॉट निकालते रहो, फटाफट निकालते रहो, आपको एक एक 2-2 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं। मॉलिब्डेनम ट्रेस एलिमेंट है बच्चों। मॉलिब्डेनम क्या है, देखो एम से 2 आ गए, मैंगनीज मॉलिब्डेनम, ठीक है। कहां रहता है, पर्टिकुलरली रूट्स में रहता है, एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम्स को, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करेगा। फिर स्लाइट ग्रोथ अगर इसकी होती है तो रिटार्डेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। स्लाइट ग्रोथ रिटार्डेशन करता है ये, मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे इफेक्ट नहीं दिखेगा इसका, लेकिन इफेक्ट तो होगा, और अगर इफेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ असर तो बाद में हमको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन याद रखो बच्चों, लीव्स एंड सीड्स, कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड डिफरेंशिएशन में सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, और कार्बन ट्रांसलोकेशन में हेल्प करेगा। ये भी याद रख लेना भाई बहुत अच्छे से। फिर कॉपर देखो, ये भी एक ट्रेस एलिमेंट है, कितने देख लिए, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर, मोमनकू, है ना। फ्रूट्स जो है ये सिंपली मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये आप लोग ने याद रखना है। जिंक, ये भी एक ट्रेस एलिमेंट है बच्चों, हर जगह मौजूद होता है प्लांट में, पार्ट ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरियस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को जिंक लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन को भी सिंथेसाइज होने के लिए जिंक की बहुत जरूरत है बच्चों, याद रखना। इसकी वजह से मालफॉर्म्ड लीव्स, ऐसे प्रॉपर लीव नहीं बनेंगे, ऐसे एकदम करली टाइप्स के लीव बोलो, या लीफ ऐसे छोटे लैमिना वाले बनेंगे। अब अगर सरफेस एरिया कम होगा और लीव्स का मालफॉर्म हो जाएगा, मतलब मालफॉर्मेशन हो जाएगा, लीव्स अगर डिफॉर्म्ड होंगे तो सिंपल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगी। आखिरी में सेम प्रॉब्लम कहां आएगी, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर आएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हुआ तो फिर उपज और यील्ड पे टेंशन आएगा। क्लोरीन, ये भी एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। सोडियम पोटेशियम को, मतलब देखो सिंपल, Na+ and K+ helps to determine solute concentration and anion cations balance. In short, K+ Na+ बैलेंस के दौरान इसका बहुत अहम रोल होता है। फिर एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा जो ऑक्सीजन निकलता है बाहर, ठीक है, प्लांट से, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान यही एवोल्यूशन करने के लिए, मतलब सिंपल ऑक्सीजन इवॉल्व करने के लिए कौन काम आने वाला है, हमारा क्लोरीन। पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट, अगर ये कम हो गया तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या हो जाएगी बच्चों, पुअर होगी। उसके बाद अब याद रखो बच्चों पैसिव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन याद रखते हैं। एब्जॉर्प्शन में पैसिव एब्जॉर्प्शन रखो बच्चों याद, ये किसकी मदद से होता है, डिफ्यूजन की मदद से होता है। मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं, मूव्स फ्रॉम रीजन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन एक और चीज याद रखना, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। फिर एब्जॉर्ब, देखो पैसिवली एब्जॉर्ब जो है फूड जो है, जो भी पैसिवली एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन है, ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है, तो इसी को पैसिव एब्जॉर्प्शन बच्चा बोला जाता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि इसके बाद है डोनन्स इक्विलिब्रियम। याद रखो बच्चों, डोनन्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेस्ड ऑन सर्टेन नेगेटिवली चार्ज्ड गेट्स फिक्स्ड इन द इनर साइड ऑफ द सेल। अब देखो मान लेते हैं ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर क्या हो गया बच्चों, ऐसे नेगेटिवली चार्ज आयोन्स क्या हो गए, ऐसे अक्यूमुलेट हो गए, और अब ये बाहर नहीं जा रहे, मतलब डज नॉट गेट्स डिफ्यूज्ड आउटसाइड, सो एडिशनल मोबाइल कैटायंस आर रिक्वायर्ड। मतलब हम क्या करेंगे, जो कैटायंस है इनको बैलेंस करने के लिए अंदर सेल के बुला लेंगे मतलब सेल खुद ही ये काम करेगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है। और एडिशनल जब चार्जेस आते हैं तो दिस पैसिव एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज डोनन्स इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहां पे चार्ज को इक्वलाइज करने के लिए बाहर से ऐसे अलग से कैटायंस को ट्रांसपोर्ट करवाया जा रहा है सेल के द्वारा, और इसी इक्विलिब्रियम को बोला जाता है डोनन्स इक्विलिब्रियम। और हेंस
इसी वजह से क्या होता है, जब चार्जेस एक में एक के बराबर बैलेंस हो जाएंगे तो हमको इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। फटाक से इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद बच्चों देखो एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, याद रखो देखो यहां पे क्या होता है, जब भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है उसके एब्सेंस में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बच्चों सिंपल सी मैं यहां पे एक ड्राइंग निकाल लेता हूं। मान लो ये एक डाउनहिल है, क्या है ये, एक डाउनहिल है, और यहां से मेरे को क्या करना है, अपने चक्के को क्या करना है, मान लो ये हमारा चक्का है, व्हील को नीचे ढकेलना है। नीचे से ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगा, इसको अपने आप लेकर आ जाएगा नीचे। मतलब हमको कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहां पे एट सर्टेन हाइट इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज्यादा थी, और इस वजह से ये नीचे नीचे चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को सेम व्हील को यहां से ऊपर लेके आना है, सिंपल मैं यहां बना देता हूं, अगर मेरे को सेम व्हील को यहां से ऊपर लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको ऐसे धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, मेरे को इसको धक्का लगाना पड़ेगा। मतलब मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी। तो जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं रहता है सेल को लगानी पड़ती है एनर्जी, इसीलिए इसको एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एनर्जी लगती है एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लगती है मेरे बच्चों, एटीपी के फॉर्म में लगती है। व्हेन रूट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन दे शो ड्रॉप ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। और अगर मिनरल एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो प्लांट क्या करता है, एनर्जी यूज करता है ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो सके और जो हमारे मिनरल्स वगैरह है ये प्रॉपर तरीके से प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो सके। यही होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन बच्चों। ठीक है, और यहां तक समझ में आ गया हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। कौन सी साइकिल बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल। ये दो तरीके से होती है बच्चों, एक होता है फिजिकल, है ना, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। क्या होता है, बायोलॉजिकल। याद रखना है आपने, एक होता है फिजिकल प्रोसेस, एक होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, याद रखना है भाई। फिजिकल प्रोसेस में सिंपल क्या होने वाला है मेरे बच्चों, फिजिकल प्रोसेस में सिंपली क्या होगा, देखो यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, NO बनाएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, फिर इसी नाइट्रस ऑक्साइड का होगा ऑक्सीडेशन, इस वजह से तैयार होगा बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर ये जब रेन वाटर में मिक्स हो जाएगा तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का मिश्रण बनाएगा। फिर यही नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड सॉइल में जब मिक्स होंगे तो अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं बच्चों। ये याद रखना है आप लोग को बहुत अच्छे से। अब याद करेंगे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल। देखो N2 है ना, नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इसके दो फेट्स होते हैं। सबसे पहले ये दो फेट्स कौन से भाई, दो फेट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल मींस, है ना, फिजिकल मींस। फिर उसके बाद में याद रहना है बायोलॉजिकल मेथड, है ना। बायोलॉजिकल मेथड जो है, याद रखने वाली बात एक ऐसी है मेरे बच्चों, याद रखना ये फिजिकल मेथड से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों मेथड से भी अगर गए हम लोग, है ना, तो लास्ट में इसको बनाना रहता है 2NH3, मतलब सिंपल NH3 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूँ, साइक्लिक वे में बताऊंगा, बाकी आप लोग आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, यहां पे लेकिन इसके पहले बच्चों यहां पे क्या बनेगा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। और याद रखने का, क्या याद रखने का यहां पे अमोनिया बनेगा। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाम के बैक्टीरिया, राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया है यही ये इस चीज को बनाएंगे। अब अमोनिया आ गया, अमोनिया से क्या होगा बच्चों, अमोनिया से होगा अमाइनो एसिड, है ना, अमाइनो एसिड जुड़ के बनाएगा प्रोटीन को खाएगा एनिमल, है ना,
एनिमल है कि नहीं? प्रोटीन को खा रहा है कौन? मैं हूं एनिमल। एनिमल जब प्रोटीन को खाएगा तो याद रखने वाली बात है, एनिमल जो प्रोटीन को खाएगा तो वो क्या करेगा, इसके दो फेट होंगे बच्चों, एक तो ये एक्सक्रीट करेगा, दूसरा एनिमल एक्सक्रीट करेगा या फिर वो मर जाएगा, है ना। एनिमल एक्सक्रीट करेगा या उसका डेथ होगा, तो दोनों किस्सों में क्या होने वाला है भाई, वापस से प्रोटीन रिलीज हो जाएंगे, है कि नहीं। प्रोटीन का क्या हो जाएगा, प्रोटीन को यूटिलाइज कौन करेंगे, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अब अमोनीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे भाई, सिंपल, वापस अमोनिया रिलीज कर देंगे, अमोनिया से फिर डीनाइट्रीफाइंग नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव NO2 नेगेटिव रिलीज होंगे, फिर यहां से डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, DB लिख देता हूं मैं, और लास्ट में वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। और यही नाइट्रोजन साइकिल होती है बच्चों, यही होता है। एक बार आपने ये चीजें रीड कर दी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये नाइट्रोजन साइकिल होती है। बैक्टीरिया के नाम याद रखना है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। क्या नाम होता है, सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। और इसी के साथ हम लोग इस वन शॉट लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करें, ना समझे तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।